हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत ब्राजील के जंगलों से होती है, जहाँ पे हम रॉड्रिक नाम के एक रेबल सोल्जर ऑफिसर को देखते हैं। वही दूसरी जगह पे हम डॉर्ते नाम के अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं, जिसे रेबल्स को पकड़ने के लिए भेजा गया था। डॉर्ते रॉड्रिक को पकड़ लेता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर तभी जंगल में एक अर्थक्वेक आता है और ये देख रॉड्रिक डॉर्ते से कहता है कि अंत अब आ चुका है। जिसके बाद जंगल के बीच एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सीन इधर ही कट होता है। अगले सीन में हम मेजर ऑकले और सार्जेंट शॉकले नाम के दो अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं। वो दोनों चल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे भी बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है और ये देख उन दोनों को भी काफी हैरानी होती है, क्योंकि ब्राजील के नीचे कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं थे जिनकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आ सके। वही सीन चेंज होके यूएस मिलिट्री बेस पेंटागन पर आता है, जहाँ पे जनरल नॉरिस को मेजर ऑकले का कॉल आता है, जो उन्हें ब्राजील के जंगल में हुए हादसे की रिपोर्ट दे रहे थे। जनरल नॉरिस फिर मेजर ऑकले से पूछते हैं कि ऐसे हादसे दुनिया के दूसरे जगह पर भी हुए हैं, जहाँ पे हमें अर्थक्वेक, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, टोर्नाडो, सुनामी, यहाँ तक कि लोका स्वॉन भी नेचुरल डिजास्टर देखने को मिले हैं। आगे जनरल नॉरिस कहते हैं कि इन सभी हादसों का एपिसेंटर ब्राजील के जंगलों में है, जहाँ पे मेजर ओकले अपने टीम के साथ है। जिसके बाद जनरल नॉरिस कुछ साइंटिस्ट की टीम को ब्राजील भेजते हैं ताकि वो साइंटिस्ट इन हादसों का कारण पता लगा सके, ताकि इन हादसों को रोका जाए। इधर एडियन जनरल नॉरिस को कुछ साइंटिस्ट के नाम लेकर देता है, जिनमें से एक साइंटिस्ट का नाम लेनिस्ट रहता है, जो कि एक वोल्केनोलॉजिस्ट रहती है। जनरल नॉरिस फिर लाइनिस्ट को इस मिशन के लिए सिलेक्ट करती है और उसे पिक करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजती है। वही दूसरी तरफ जनरल नॉरिस कुछ और साइंटिस्ट के नाम सिलेक्ट करती है, जिसमें डकोटा और एलियट होते हैं, जिनमें से डकोटा एक मेट्रियोलॉजिस्ट रहती है, तो वही एलियट माइकोलॉजी और इकोलॉजी इन फील्ड में पीएचडी होती है, जिन्हें फिर यूएस आर्मी कॉल करके इन मिशन के बारे में बताती है। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्राजील लाइनिस पहुंच जाती है, जिसे मेजर ओकले, सार्जेंट शॉकले और लेफ्टिनेंट बेकर आके पिक करते हैं और उनके बेस लेके आते हैं। यहाँ पे आते ही लाइनिस काम करना शुरू करती है और अपने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कर लेती है, जहाँ वो देखती है कि जमीन के नीचे सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल काफी ज्यादा है, जिसके कारण आसपास के एरिया में वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। लाइनिस मेजर ओकले से कहती है, मुझे इन हादसों के एपिसेंटर वाली जगह पे जाना होगा, ताकि उस जगह का ब्लास्ट कर और हादसों को होने से रोक सकते हैं। अब इस जगह का एपिसेंटर होता है लागा दो फोडो नाम का एक लेक। अब मेजर ओकले फिर लाइनिस को उस लेक पर लेके जाते हैं, जहाँ पे लाइनिस एक बार फिर से रीडिंग कर लेती है और उसे जमीन के नीचे हाई लेवल का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट होता है, जो कि ये शो कर रहा होता है कि जमीन के नीचे मैग्मा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब होता है कि यहाँ कभी भी एक काफी बड़ा वोल्केनो इरप्ट हो सकता है। लाइनिस फिर अपने कंप्यूटर को इंफ्रारेड सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ताकि वो एपिसेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके, मगर तब भी उसका कनेक्शन सैटेलाइट से टूट जाता है। पर मेजर ओकले फिर कहते हैं कि हमें बेस वापस जाकर सर्वर के थ्रू एक बार फिर से सैटेलाइट से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद सभी लोग वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी लाइनिस की नजर जमीन पर उग रहे एक फंगस पर पड़ती है। ये देख लाइनिस हैरान होती है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी इस तरह के फंगस नहीं देखे थे। इसके बाद वो लोग बेस में वापस जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ डकोटा और एलियट भी ब्राजील पहुंच जाते हैं, जिन्हें फिर कार से पिकअप करके बेस लाया जाता है। लेकिन इसी बीच में वो दोनों कार से उतर जाते हैं, ताकि वो अपने आसपास की जगह को अच्छे से एनालाइज कर सके। मगर तब भी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लड्स आ जाती है। पर डकोटा और एलियट एक ऊंचाई वाली जगह पर चले जाते हैं और अपने आप को फ्लड से बचा लेते हैं, जबकि जो सोल्जर्स उन्हें पिक करने के लिए आए होते हैं वो बेचारे फ्लड में ही बह जाते हैं और उनकी मौत होती है। अब कुछ समय के बाद जब सब कुछ शांत होता है, तब लिनिस और उसकी टीम जो इस बाढ़ में अटक गए थे, वो वापस कार में बैठकर बेस की तरफ आने निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि बेस पर तो बिजली आके गिरती है, जिसकी वजह से बेस में आग लग गई होती है। वही उन्हें बेस भी पूरा खाली मिलता है, यानी सारे सोल्जर बाढ़ का शिकार बन गए थे। इसी दरम्यान हम इसी बेस के आसपास की जगह पे वैसे ही तरह की फंगस देखते हैं जो लाइनिस को लेक पर दिखी थी। वही बिजली गिरने के कारण जनरेटर
जनरेटर भी खराब हो गया था, जिसके कारण लाइनीज अब सैटेलाइट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से रेडियो टावर जाने के लिए निकलते हैं। तो वही दूसरी जगह हम एलियट को देखते हैं, जो लोग अभी भी फंसे हुए होते हैं और वो कुछ लकड़ियों को जलाकर आग लगाने लगता है ताकि उनसे निकले हुए स्मोक को देखकर उन लोगों को बचाने आए। और लकीली मेजर ओकले एलियट के सिग्नल को देख लेते हैं और फिर एलियट और डकोटा को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मगर तभी वहाँ पे काफी सारे लोकास्ट आ जाते हैं जो उनकी तरफ काफी जोरों से बढ़ने लगते हैं। ये लोग कार से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एलियट एक डब्बा निकालता है और सबसे कहता है कि इस डब्बे के अंदर एक ऐसा फंगस है जिसके कांटेक्ट में लोकस्ट आते ही उनकी ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी और वो मारे जाएंगे। मेजर ओकले अपने गन से उस डब्बे पर एक शूट फायर करते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर सभी लोकस्ट एक बार में ही मारे जाते हैं। इसके बाद सभी लोग रेडियो टावर के ओर बढ़ने लगते हैं और टावर के दूर पर ही वो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और पैदल चलने लगते हैं, क्योंकि अगर उनके आसपास कोई रेबल सोल्जर होगा तो कार की आवाज सुन के इन पे हमला कर दिया जाएगा। अब ये लोग चलते जा ही रहे थे कि तभी शोकले की हालत अचानक से खराब होने लगती है, जिस पर मेजर ओकले उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शोकले उसे कहता है कि मेरा सिर्फ सर दुख रहा है और वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सभी लोग फाइनली रेडियो टावर तक पहुंच जाते हैं, मगर मेजर ओकले देखते हैं कि टावर पर बिजली गिरने से कुछ वायर्स जल चुकी है, जिससे वो फिर ठीक करते हैं। वही दूसरी तरफ एलियट आसपास जब चेक कर रहा था तब उसी जंगल में उसे वैसे ही फंगस दिखाई देती है, जिसके बारे में वो लेनिस को बताता है और फिर अपने साथ लाए फंगस के कुछ स्पेसिमेन पर टेस्ट करता है ताकि वो पता लगा सके कि ये नई जो फंगस है वो असल में क्या है। यहाँ पे हम शोकले को देखते हैं जो अचानक से आकर अपनी ऑफिसर बेकर पर चाकू चलाता है, पर ठीक समय पर मेजर ओकले आकर शोकले को बेहोश कर देते हैं। यानी उसके ऊपर कुछ अजीब सा असर हो रहा था और उसके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे बाकियों को पता चलता है कि शोकले को मलेरिया हुआ है और इसी कारण से उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और वो आसपास वालों को ही मार रहा था। वही अब टावर के ठीक होने के बाद मेजर ओकले अपने रेडियो के थ्रू जनरल नॉरिस को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें लेनिस के प्लान के बारे में बताते हैं। मेजर ओकले जनरल नॉरिस से कहते हैं हमें और डिजास्टर होने से रोकने के लिए GBU काफी हाई एडवांस बॉम्ब एपिसेंटर वाले जगह पे गिराना होगा, यानी कि वो लेक वाले जगह पे, जिस पर जनरल नॉरिस भी मान जाती है और उसी लेक वाले जगह के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मांगती है ताकि वो प्लान के मुताबिक वहाँ पे बॉम्ब गिरा सके। लेकिन इतने खराब वेदर के कारण लेनिस कोऑर्डिनेट्स निकालने में काफी समय लगा रही होती है, लेकिन इसके पहले कि उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वहाँ पे एक और भूकंप आ जाता है, जिसके कारण लेनिस का कनेक्शन सैटेलाइट से टूट जाता है। वही मेजर ओकले का भी जनरल नॉरिस के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। मेजर ओकले फिर बाहर आते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि भूकंप के कारण रेडियो टावर का एंटीना पूरी तरीके से टूट चुका है, पर मेजर ओकले के पास एक और प्लान रहता है कि वो लोग लेक के पास एक खाली पड़ी एयरबेस पर चले जाएंगे और फिर वहां से सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसी दरम्यान मेजर शोकले को भी होश आता है जिसे मलेरिया हुआ था और फिर वो कहीं पे गायब हो जाता है। अब इनके पास समय कम रहता है, इसलिए ना चाहते हुए भी शोकले को बिना ढूंढे ये लोग वहां से निकल जाते हैं। वही चलते हुए एलियट सभी के साथ उसके फंगस पर किए गए टेस्ट की जानकारी शेयर करता है। एलियट बताता है कि ये फंगस वोल्केनो वाली जगहों पर उगते हैं और अगर इन पर पैर रख दिया जाए तो इनके अंदर काफी टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बाहर रिलीज होने लगते हैं, जिससे इंसान अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खोने लगता है। लेकिन अगर ये फंगस एक बार ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो इसका असर कम होने लगता है और यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि मेजर शोकले ने भी इसी फंगस पर पैर रख दिया होगा और इसी कारण से उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं है। अब देखते ही देखते ये लोग लेक तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे एलियट कुछ और टेस्ट करता है। एलियट को लेक के पानी का pH लेवल 8.5 मिलता है, जिसका मतलब होता है कि ये पानी अल्कलाइन है और ये फंगस के ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है। दूसरी तरफ हम 3 हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिन्हें जनरल नॉरिस ने यहाँ पे भेजा होता है, जिनमें वही बॉम्ब रखे होते हैं उसी लेक के जगह पर गिराने के लिए। लेकिन तभी इन हेलीकॉप्टर्स पर बिजली गिर जाती है और तीनों भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। वही जनरल नॉरिस को क्रैश की खबर मिलती है, जिसके बाद वो और 3 हेलीकॉप्टर भेजती है। तो वही दूसरी जगह मेजर ओकले एक बार फिर से जनरल नॉरिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जनरल नॉरिस फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के क्रैश की खबर देती है और कहती है कि हमने और 3 हेलीकॉप्टर अरेंज किए हैं जो तुम्हारे यहाँ पे आने वाले 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब 3 घंटे बहुत ही ज्यादा समय होता है, तब तक ये पूरी जगह तबाह हो सकती थी, इसलिए लेनिस एक दूसरी
दूसरा प्लान बताती है और वो मेजर ओकले से कहती है कि हमें एयरबेस तक जाना होगा, जहाँ पे शायद हमें कुछ और हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं जिन्हें उड़ाकर हम खुद बॉम्ब गिरा सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग एयरबेस पे आते हैं जहाँ उन्हें 2 हेलीकॉप्टर मिलते हैं। अब मेजर ओकले एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हमें 2 टीम बनानी होगी। एक टीम आगे जाकर लोकास्ट के उड़ रहे स्वॉन को खत्म कर देगी ताकि दूसरी टीम के लिए रास्ता साफ हो। इसके बाद मेजर ओकले लिनीज को अपने साथ लेके जाते हैं जहाँ पे उन्हें शनूक हेलीकॉप्टर मिलता है, साथ ही उन्हें कुछ बॉम्ब भी वहाँ पे रखे हुए मिलते हैं। तो वही दूसरी तरफ एलियट और डकोटा बेकर के साथ जाते हैं। बेकर को एक पुराना हेलीकॉप्टर मिलता है और वो उस हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहां पे काफी सारे लोकस्ट वापस आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं। एलियट एक बार फिर से वही डब्बा निकालता है, लेकिन लोकास्ट इतने सारे होते हैं कि यहाँ पे इनका एक भी प्लान काम नहीं करता और देखते ही देखते वो लोग क्रैश ही करने वाले थे। लेकिन तभी बेकर हेलीकॉप्टर को एक जगह लेकर लैंड करवा देता है। लेकिन एलियट एक बार फिर से ट्राई करता है और वो बॉक्स ओपन करता है और इस बार बॉक्स ओपन करने के बाद सारे लोकास्ट उसके कांटेक्ट में आते ही मारे जाते हैं। अब रास्ता साफ होता है। मेजर ओकले फिर अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। वही लिनी इस हेलीकॉप्टर के रेडियो सिस्टम को यूज करके अपने कंप्यूटर को सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर लेती है और फाइनली उसे एपिसेंटर की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं जहां से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। लेकिन तभी मेजर ओकले पर भी उस फंगस का असर होने लगता है और उनका भी उनके दिमाग से कंट्रोल खो जाता है और तभी उन्हें वहां पे 4 बिब्लिकल कैरेक्टर्स के हेलुसिनेशन आने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब धरती का अंत पास में आया है और ये सब कुछ प्रकृति का ही एक नियम है। और लिनीज जो कि ये सब कुछ रोकने का कोशिश कर रही थी, वो उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिनीज किसी तरह अपने आप को उनसे छुड़ा लेती है और मेजर ओकले को ऑक्सीजन मास्क देती है ताकि उन्हें फ्रेश ऑक्सीजन मिले और फंगस का असर कम हो। और लकीली मेजर ओकले वापस अपने होश में आ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने पास लेकर ठीक उसी लेक के यहाँ चले जाते हैं। मगर उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे अब हाइड्रोलिक प्रेशर कम होने के कारण वो लोग बॉम्ब को अब नीचे नहीं गिरा सकते थे। पर लिनीज हार नहीं मानती और मेजर ओकले को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाती है और हेलीकॉप्टर को पानी में क्रैश करा देती है ताकि वोल्केनो हीट से बॉम्ब ट्रिगर हो सके और ताकि वहां पे ब्लास्ट हो सके। अब जल्दी ही ब्लास्ट होने वाला था और इन दोनों की भी जान जाने वाली थी। लेकिन तभी बेकर, एलियट और डकोटा आकर मेजर ओकले और लिनीज को रेस्क्यू कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीट के कारण बॉम्ब भी ट्रिगर हो जाता है और तभी वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे दुनिया भर में हो रहे डिजास्टर रुक जाते हैं। अब कुछ समय के बाद हम जनरल नॉरिस को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है और मेजर ओकले और बाकी सभी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उनके वजह से दुनिया खत्म होने से बच गई थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय।